which is the most important part जो हमने आज की क्लास में करना है। सारे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि we will as soon as the transaction happens the accounting framework will get activated, and once the accounting framework gets activated उसका जो पहला स्टेप था which was recording, और रिकॉर्डिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज बुक कीपर करता है इट्स दैट कि वो डबल एंट्रीज बनाता है, ई मेक डबल एंट्रीज। अब डबल एंट्रीज बनाने के लिए हमने नेचर ऑफ अकाउंटिंग एलिमेंट्स ऑलरेडी सीख लिया है कि भाई एसेट बढ़ेगा डेबिट पे और एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट पे, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं आइदर लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, वो बढ़ेंगे आपके क्रेडिट पे। सो यहाँ पे एक कुछ हमारे पास ट्रांजेक्शन गिवन है, ये एक बिजनेस है, उस बिजनेस की पूरे महीने की सी फ्रॉम 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक इस बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन हमारे पास गिवन है। एंड नाउ वी हैव टू मेक डबल एंट्रीज, दैट्स इफ वी आर एक्टिंग एज अ बुक कीपर एंड वी हैव टू मेंटेन द अकाउंट्स, वी हैव टू maintain the records and prepare the double entry for this business. Business कौन सा है भाई? The following transactions are extracted from the books of a trader for the month January 2019. अच्छा जी, 1 जनवरी की पहली ट्रांजैक्शन गिवन है। Proprietor started a business by putting $5,000 in bank account and 2,000 in cash। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं प्रोपराइटर कौन होता है। तो भाई प्रोपराइटर ओनर होता है। आपने दुकानों के बाहर भी लिखा हुआ देखा होगा प्रोपराइटर और नंबर, और शॉप फॉर सेल और नीचे नीचे लिखा हुआ होगा प्रोपराइटर और उसका नंबर। तो प्रोपराइटर से वी नॉर्मली मीन ओनर, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी ओनरशिप है वो। सो प्रोपराइटर यानी कि ओनर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया भाई? $5,000 उसने डाले हैं बैंक अकाउंट के अंदर और $2,000 वो डाल रहा है कैश के अंदर। तो आप जो बुक कीपर हो आशिर, वो किसके बुक कीपर हो? आप ओनर के बुक कीपर नहीं हो। ओनर के बुक कीपर या ओनर से आपका लेना देना नहीं है। आप किसका हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए बैठे हो? आप बिजनेस। बिजनेस का हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए बैठे हो। एग्जैक्टली। तो आपका जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो भी बिजनेस से होना चाहिए। और इवन अगर आप किसी और बिजनेस के साथ भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, तो आप जब उसकी डबल एंट्री या उसको अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का पार्ट बना रहे हो तो आपका ध्यान अपने बिजनेस को होना चाहिए कि यार मेरे बिजनेस पे इस ट्रांजेक्शन के होने की वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर बिजनेस के हिसाब से बात की जाए, नाउ सिंस वी नो कि ओनर का पैसा सेपरेट है और आपके बिजनेस का पैसा सेपरेट है, इसी वजह से तो जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कैपिटल और ड्राइंग का कॉन्सेप्ट ही इस वजह से, क्योंकि भाई ओनर इज अ सेपरेट एंटिटी एंड जो उसका बिजनेस है दैट हैज अ सेपरेट एंटिटी। तो अब मुझे बताएं आशीष, जब ओनर ने बिजनेस के अंदर 5,000 बैंक के अंदर डाला है और 2,000 कैश के अंदर डाला है, तो क्या बिजनेस के अंदर एसेट्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? बैंक और कैश। अच्छा मैं जरा, चलो इससे पहले इंक्रीज हो आपसे रहा कोई है। सवाल। ठीक है, वेरी गुड। इससे पहले नहीं, आपसे सवाल। कैपिटल इंक्रीज। नहीं नहीं, अभी बिल्कुल बात करते हैं, बिल्कुल। तो अभी आप सिर्फ ये सोचिए कि ओवरऑल आपकी दोनों बातें सही है। बिजनेस के अंदर एसेट भी बढ़ रहे हैं भाई। जब बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक क्या है? बैंक बिजनेस के लिए क्या एसेट है? ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली कैश बिजनेस के लिए क्या है? वो भी एसेट है। बिजनेस के अंदर बैंक में भी पैसा बढ़ रहा है, कैश के अकाउंट में भी पैसा बढ़ रहा है। तो जब बिजनेस के एसेट बढ़ रहे हैं तो हमने उसको डिस्कस कर लिया कि एसेट्स विल इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड। तो देखिए मैंने बैंक को क्या किया, मैंने बैंक को भी डेबिट किया। कितने से? 5,000 से बढ़ रहा था तो बैंक को 5,000 डीआर लिखा। और कैश में भी क्योंकि 2,000 से पैसे बढ़ रहे हैं तो उसको मैंने कैश को 2,000 डीआर यानी अगेन डेबिट लिखा। क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई जब भी एसेट बढ़ेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। एंड जो दूसरी आपने बात करी कि कैपिटल भी तो बढ़ रहा है, तो आपकी बात गलत थोड़ी है जी, बिल्कुल कैपिटल बढ़ रहा है। अगर ओनर अपनी पर्सनल पोजेशन से बिजनेस के अंदर पैसा लेके आ रहा है, या जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई, आइदर पैसा लेके आ रहा है या इन्वेंटरी लेके आ रहा है या नॉन करेंट एसेट लेके आ रहा है, सो दैट्स ओनर्स इन्वेस्टमेंट। और ओनर अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ रहा है। और कैपिटल की नेचर क्या थी? कैपिटल की नेचर क्रेडिट थी। सो इफ कैपिटल इज इंक्रीजिंग तो कैपिटल को हम क्या कर देंगे? कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। जस्ट लाइक व्हाट आई हैव डन। आप यहाँ देख सकते हो मैंने कैपिटल को क्या किया था, मैंने कैपिटल को यहाँ पे 7,000 से, क्योंकि 5,000 बैंक के अंदर लेके आया ओनर और 2,000 कैश के अंदर लेके आया। तो जो टोटल उसने पैसा बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है दैट इज 5 + 2,000 7,000। और आप देख लो 7,000 से मैंने कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। यहां तक कोई इशू? आशु, ये पहली आपने ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री बना ली। आपने देखा कि भाई, अच्छा थिंकिंग प्रोसेस जरा सा समझिएगा। एज सून एज आपने ट्रांजेक्शन पढ़ी, आपने सबसे पहले ये क्लासिफाई करना है आशिर कि ये अकाउंटिंग एलिमेंट्स जो 5 हमने पढ़े हैं, अल्सर, उन अल्सर में से किस किस चीज को इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैंने जैसी ट्रांजेक्शन पढ़ी मैंने देख लिया कि भाई बैंक यानी एसेट, कैश यानी कि अगेन एसेट, एंड देन क्योंकि ओनर पैसा लेके आ रहा है तो कैपिटल।
तो ये ट्रांजैक्शन बैंक के अकाउंट को इम्पैक्ट करेगी जो कि एसेट है, कैश के अकाउंट को इम्पैक्ट करेगी जो कि एसेट है, और कैपिटल को इम्पैक्ट कर रही है जो कि ओनर की इन्वेस्टमेंट है। मैंने बोला बैंक 5,000 से बढ़ रहा है, सिंस बैंक हमारा, देखो पहली तो मैंने क्लासिफिकेशन की, मैंने ये देखती पता लगा लिया कि इसमें कौन से अल्सर में से कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, और फिर जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मैंने नेचर ऑफ अकाउंटिंग एलिमेंट्स को यूज किया, और मैंने देखा कि भाई चलो ठीक है, ये जो एसेट है बैंक और कैश, क्या ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मैंने देखा ये तो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो मैंने देखा कि भाई, क्योंकि मुझे याद है कि एसेट की नेचर डेबिट होती है, मैंने बैंक को 5,000 से डेबिट करके, जब मैंने उसको डेबिट किया तो उसका मतलब ये कि मैंने उसको बढ़ता हुआ दिखा दिया। सिमिलरली जब मैंने कैश को भी 2,000 से डेबिट किया तो मैंने उसको बढ़ता हुआ दिखा दिया। एंड कैपिटल भी क्योंकि इंक्रीज हो रहा था, तो कैपिटल की नेचर क्योंकि क्रेडिट थी, तो मैंने कैपिटल को क्रेडिट करके ये दिखा दिया कि ओनर की इन्वेस्टमेंट 7,000 से बढ़ रही है। वन मोर थिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी आप कभी भी कोई ट्रांजेक्शन बनाओगे तो उसकी डेबिट साइड की अमाउंट, जैसे कि साइड में इस केस में देख लो कि इस ट्रांजेक्शन में डेबिट साइड की टोटल अमाउंट भी 5,000 प्लस 2,700 5,000 प्लस 2,000 7,000 है, एंड सिमिलरली कैपिटल की अकाउंट भी जो मैं क्रेडिट कर रहा हूँ वो भी 7,000 है। सो व्हाइल यू मेक एनी डबल एंट्री, the total of debit and the total of credit for that particular entry should always be similar। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि 2,000 से डेबिट करके 3,000 से क्रेडिट कर दूं, नो, इसका मतलब कि आप ट्रांजेक्शन, आप डबल एंट्री गलत बना रहे हो। दिस इज ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के हर ट्रांजेक्शन की दो एंट्री, एक डेबिट साइड पे, दूसरी क्रेडिट साइड पे, और जो दोनों की अमाउंट्स होनी चाहिए वो हमेशा सिमिलर होनी चाहिए, वो कभी भी डिफरेंट नहीं होंगी, जिसको दिस इज आल्सो नोन एज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अभी हम अपनी इंशाल्लाह कुछ ही फ्यूचर की इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मोस्ट ऑफली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम ये जो चीजें फॉलो कर रहे हैं दे आर बैक्ड बाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ऐसा मैंने आपको बताया ना कि कैपिटल और ड्राइंग का कॉन्सेप्ट इज बैक्ड बाय दी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी और ओनर एक सेपरेट एंटिटी है, उसी तरीके से ये डेबिट क्रेडिट का जो सिस्टम है दिस इज बैक्ड बाय डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी कहते हैं। दैट फॉर एवरी डेबिट एंट्री देयर इज एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंट्री। आई थिंक आई वुड हैव रिटन दैट समवेयर, लेकिन नहीं भी लिखा तो मैं इसको एंड पे लिख दूंगा। फॉर एवरी डेबिट एंट्री देयर इज एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंट्री फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। तो इज द फर्स्ट एंट्री क्लियर आशुल? पहली 1 जनवरी वाली ट्रांजैक्शन समझ आ गई, इसकी डबल एंट्री समझ आ गई है? हाँ सर, सर वैसे इसके एस्पेक्ट से रीचेक कर सकता हूँ, मतलब व्हाट इज कमिंग इन एंड व्हाट इज गोइंग आउट, या नहीं? समझा नहीं बात? मतलब पहले तो मैं क्लासिफाई करूंगा कि एसेट है या एक्सपेंस है या कैपिटल है, जो भी है, और फिर मैं से इसके ठीक है, अल्सर में से चेक आपने कर क्लासिफाई सकता हूँ कर कि दिया। कमिंग इन है, गोइंग आउट है या नहीं। कमिंग इन और गोइंग आउट नहीं सही वर्ड है, यू शुड चेक के इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मतलब इट्स मोर और लेस द सिमिलर वे के बिजनेस में आ रहे हैं या बिजनेस में जा रहे हैं, लेकिन कभी कभार इट्स नेवर अबाउट इनफ्लो और आउटफ्लो ना, क्योंकि कैपिटल को अब मैं कहूँ कि कैपिटल, चलो कैपिटल को तो मैं कह सकता हूँ बिजनेस में आ रहा है, लेकिन अब एक्सपेंस है, अब एक्सपेंस बिजनेस में आ रहा है, इट्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज इनफ्लो के बिजनेस में आ रहा है। मैंने 5,000 के इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया तो मैं ये नहीं कह सकता कि 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बिजनेस में आ रहा है, तो वो इंक्रीज हो रहा है, आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। तो रादर देन क्लासिफाइंग इट as inflow or outflow, you should classify it as increase or decrease, वो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक ओके। है, देन सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास गिवन है कैश परचेजेस ऑफ 2,000। आशिर अभी आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी ना, परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज अगर कहीं भी लिखी हुई है तो इसका मतलब है दैट यू हैव बॉट गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ रीसेल। सेकंड जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी वो परचेज की पढ़ी थी, तो दे आर द गुड्स बॉट विद एन इंटेंशन ऑफ रीसेल। तो अब हमारे पास उसकी ट्रांजेक्शन आई है कि हमने कैश के ऊपर परचेजेस किए हैं, तो दिस शुड बी वेरी क्लियर कि परचेज करने का मतलब ये है हमने गुड्स खरीदे हैं। कितने के खरीदे हैं? 2,000 के खरीदे हैं। अब देखो, जब मैंने कैश से गुड्स खरीदे हैं या परचेज करी है तो ऑब्वियसली कैश तो बिजनेस से चला गया, कैश एक एसेट है, एसेट बिजनेस से जा रहा है, एसेट अगर कम हो रहा है तो एसेट के कम होने को मैं क्या करूंगा? डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट, शाबाश। तो कैश को मैंने देखो 2,000 से क्रेडिट कर दिया, लेकिन जो परचेजेस हैं, अब ये याद रखिएगा कि परचेजेस हो तो गुड्स की नहीं है। देख लो, मैं यहाँ पे ये नहीं करूंगा गुड्स लिख के मैंने 2,000 से डेबिट कर दिया, नो, दैट वुड बी रॉन्ग। मैं क्या करूंगा? मैं परचेजेस को 2,000 से डेबिट करूंगा। एंड परचेजेस को अगर आप मुझसे पूछो ना सर परचेजेस क्या है, तो परचेजेस कैन बी क्लासिफाइड एज अ एक्सपेंस। ये मैं आसानी के लिए बता रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन है, लेकिन अभी मैं आपको उसका पार्ट नहीं बनाना चाहता। फॉर नाउ यू शुड जस्ट कंसीडर कि अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो एक सॉर्ट ऑफ खर्चा ही हो रहा है ना। अगर कॉमन सेंस लगाओ, मैंने गुड्स खरीदे हैं तो एक सॉर्ट ऑफ खर्चा ही हुआ है, और वो जो खर्चा हुआ है आपने उसको, क्योंकि एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, दैट्स व्हाई आपने परचेजेस को डेबिट कर दिया कितने से? 2,000 से। सो
सर तो परचेजेस का अलग से कोई नेचर नहीं होता? परचेजेस का अलग से नीचे बता दिया ना, एक्सपेंस होता है। परचेजेस इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। परचेज जब आप कर रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, तो खर्चा ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। अगर आप इसको एक बहुत ही बेसिक लेवल पे ले जाके सोचो कि जब आप वो चीज अपने गुड्स, भले बिजनेस के लिए गुड्स ही क्यों ना खरीद रहे हो, आपका एक सॉर्ट ऑफ खर्चा तो हो रहा है ना, वो जो खर्चा हो रहा है दैट वुड बी, दैट इज एन एक्सपेंस। तो परचेज को आप कह सकते हो, मैंने यहाँ पे एरो बना के लिखा हुआ भी है कि फॉर यू राइट नाउ आप परचेज को एज ए एक्सपेंस क्लासिफाई कर सकते हो। परचेज अगर हो रही है, बिजनेस गुड्स की परचेज कर रहा है, सो परचेज वुड बी डेबिटेड, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है, सिंपल एज दैट। सही। देन 4 जनवरी के हमारे पास ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स ऑफ $3500। सेल्स हुई है, सेल्स बढ़ रही है, किस चीज की सेल्स हुई है, सेल्स की भी टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ ली कि भाई जब हम गुड्स बेचते हैं तो वो सेल्स होती है। सेल्स की, अच्छा सेल्स और रेवेन्यू, हमने जो 5 अकाउंटिंग एलिमेंट्स पढ़े थे, EALCER, उसमें जो रेवेन्यू, जो 5th अकाउंटिंग एलिमेंट था, वो रेवेन्यू और सेल्स का एक ही मतलब है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सेल्स हुई है, या लिखा हुआ है कि रेवेन्यू आपने कमाया है, दे बोथ मीन द सेम थिंग। तो आपकी मर्जी, आप इसको सेल्स चाहो सेल्स लिख लो, रेवेन्यू चाहो रेवेन्यू लिख लो, कोई फर्क नहीं तो पड़ता। मतलब रेवेन्यू अकाउंट और सेल्स अकाउंट सेम ही होता है या सेम है, सेपरेट? सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, एक ही बात है ना। तो आप एक कोई वर्ड अपने दिमाग में रख लो और उसी एक वर्ड को फॉलो करो, या तो आप हर जगह होता रेवेन्यू लिखो या आप हर जगह सेल्स लिखो। तो मैं इवन है? तो मगर उसमें से, सेल्स ज्यादा जनरल नहीं? हाँ सेल्स या नहीं? ज्यादा जनरल जनरल है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। इट मींस द सेम थिंग, सेल्स अगेन मींस द सही। सेम थिंग दैट यू आर सेलिंग गुड्स, एंड रेवेन्यू इज द सेम थिंग कि आप जब गुड्स बेच के तो पैसा कमा रहे हो, दैट इज रेवेन्यू। तो बोथ आर इक्विवेलेंटली सुटेबल। यहाँ लिखा हुआ भी है, रेवेन्यू स्लैश सेल्स आर द सेलिंग ऑफ गुड्स, इट विल बी रिकॉर्डेड एज सून एज द बिजनेस सेल्स गुड। तो यहाँ पे अगर आपने 3500 के गुड्स बेचे हैं, तो क्योंकि रेवेन्यू की नेचर क्या थी, क्रेडिट थी, क्योंकि सिर्फ एसेट और एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, बाकी सबकी नेचर क्रेडिट है। और सेल्स आपने की है तो आपकी सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ी तो मैंने सेल्स को, रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया 3500 से। और क्योंकि कैश के ऊपर सेल करके, तो कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो हमने उसको 3500 से कैश को डेबिट कर लिया, बिकॉज कैश इज एन एसेट, एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है। ठीक है। सही। देन 6 जनवरी पे हमारे पास ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स बैंक ऑफ $1500। तो इस बात का मतलब ये कि आखिर हम कराची में रहते हैं, आपने सेल्स करी कितने की, $1500 की। $1500 हम्म। की सेल्स करने के बाद अब $1500 दुकान में पड़े हैं। अब जो दुकान में $1500 पड़े हैं, तो भाई मैंने जैसी सेल हुई, जैसे कस्टमर मेरा $1500 दे के गया, मैंने फौरन अपनी दुकान के लड़के को बोला ये $1500 अपने जूतों के मोजों में डालो और चुपचाप बैंक जाओ और बैंक में जाके जमा करा के आ जाओ, क्योंकि कब पता नहीं है तुम्हारी जो है शॉपिंग हो जाए। तो वो बंदा फौरन गया और उसने जाके $1500 किधर जमा करा दी, बैंक में जमा करा दी। तो ट्रांजेक्शन क्या बनी, कैश सेल्स बैंक। सेल्स तो कैश पे हुई थी, लेकिन आपने फौरन उसको ले जाके क्या करा दिया, फौरन ले जाके आपने उसको बैंक में जमा करा दिया। तो ओवरऑल अगर मैं इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट देखूं आशिर, तो मुझे बताओ क्या कैश की अमाउंट में पैसा बढ़ रहा है ओवरऑल, या बैंक के अंदर पैसा बढ़ रहा है। बैंक। बैंक। बैंक के अंदर पैसा बढ़ रहा है। तो हमने बैंक, क्योंकि एक एसेट है, बैंक के एसेट को 1500 से डेबिट किया, और सेल्स हुई है तो सेल्स तो भी नो रेवेन्यू, रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट होती है, तो हमने रेवेन्यू को अगेन 1500 से क्रेडिट कर दिया। बिल्कुल। देन आपके पास 7 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, बॉट मशीनरी वर्थ $2500, पेइंग बाय चेक। बैंक के थ्रू पैसा जा रहा है, बैंक एक एसेट है, एसेट कम हो रहा है, तो बैंक को मैं सीधा सीधा 2500 से क्रेडिट कर दूंगा। और क्योंकि उसके बदले में मशीनरी आई है, मशीनरी इज अ नॉन करेंट एसेट फॉर द बिजनेस, और जब एसेट बढ़ रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, उसको डेबिट होना चाहिए। तो आप देखें, मशीनरी को मैंने 2500 से डेबिट कर दिया और बैंक को मैंने 2500 से क्रेडिट कर दिया। तो अगर तो मेरा सर थॉट, हाँ बोलो। मैं अल्सर का कोई भी एलिमेंट इसमें यूज कर सकता हूँ अकाउंट अल्सर नेम में? अकाउंट, जैसे रेवेन्यू आपने अभी लिखा है इधर, तो मैं तो एक्सपेंस या कोई और क्यों नहीं लिख नहीं सकता? नहीं नहीं नहीं, रेवेन्यू तो है ही एक ना, रेवेन्यू की तो कोई कैटेगरी नहीं है। अब एसेट की तो बहुत सारी कैटेगरी है। तो आप, अच्छा हुआ ये सवाल आपने पूछ लिया कि सर मैं एसेट लिख के तो डेबिट कर सकता हूँ, नहीं भाई नहीं कर सकते। आप एक्सपेंस लिख के डेबिट कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। क्या मैं, क्या कहते हैं, कैपिटल के लिए तो ऑब्वियसली कर सकते हो, रेवेन्यू के लिए कर सकते हो, और जो आपका तीसरा था ए हो गया, एल लाइबिलिटी के लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि लाइबिलिटी आप ये नहीं कह सकते लाइबिलिटी क्रेडिट। लाइबिलिटी क्या, लाइबिलिटी किसको पैसे देने हैं, किस बात की लाइबिलिटी, वो रीजन लिखोगे। सिर्फ और सिर्फ आप रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर जो है ये लिख सकते हो कि भाई आपका रेवेन्यू क्रेडिट या कैपिटल क्रेडिट। अदरवाइज अगर कोई एक्सपेंस है तो उस एक्सपेंस का नाम जाएगा। सिमिलरली अगर कोई एसेट बढ़ रहा है तो उस एसेट का नाम जाएगा, और कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उस लाइबिलिटी का भी अगेन नाम जाएगा। तो ये जो आपने बात पूछी, अरे, अच्छा हुआ पूछ लिया आपने। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू और कैपिटल डायरेक्टली जा सकता है। अदरवाइज जैसे कि इस केस में हुआ कि मैंने, थॉट प्रोसेस मेरा देख रहे हो क्या है, मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया अल्सर में से कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। मैंने बोला चेक इन्वॉल्व है, यानी बैंक इन्वॉल्व हो गया। दूसरा मशीनरी आ रही है, तो भाई मशीनरी इंक्रीज हो रही है, बैंक से पैसा डिक्रीज हो रहा है, दोनों ही एसेट है। तो जो एसेट बढ़ रहा है मशीनरी उसको डेबिट किया, जो एसेट कम हो रहा है बैंक उसको क्रेडिट किया, तो मशीनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट की ट्रांजेक्शन बन गई। तो रेवेन्यू सिर्फ गुड्स से ही मिलता है?
रेवेन्यू सिर्फ गुड्स से मिलता है जी, डू रिमेम्बर दिस कि आप सिर्फ जब गुड्स बेचोगे तब आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। अदरवाइज अगर कोई पैसे आपने कमाए हैं, कमीशन को रिसीव हुआ है या डिस्काउंट को रिसीव हुआ है या रेंट को रिसीव हुआ है, तो वो अदर इनकम। उसमें आप अदर इनकम लिखोगे और उसको भी उसके नाम से लिखोगे। रेंट रिसीव हुआ है तो रेंट रिसीव क्रेडिट करोगे, ना कि रेवेन्यू क्रेडिट कर दो। अगर रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया तो कहानी गलत हो जाएगी। हम्म। अच्छा जी, फिर 9 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, पेड रेंट बाय चेक $1200। तो अगेन पैसा जा रहा है चेक के थ्रू बिजनेस के बैंक अकाउंट से। बैंक एक एसेट है, एसेट कम हुआ तो बैंक को डेबिट क्रेडिट कर दिया। और रेंट जो कि एक एक्सपेंस है वो इस केस में बढ़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है रेंट का खर्चा मैंने इनकर किया है और रेंट एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो मैंने रेंट को 1200 से डेबिट कर दिया। फिर अच्छा, अगर कुछ बच्चों को ये यहाँ पे मसला होता है कि सर रेंट आपने पे कर दिया तो एक्सपेंस तो कम हो रहा है। भाई अल्लाह के बंदे, एक्सपेंस कैसे कम हो सकता है? आपने खर्चा किया तभी तो आप पे कर रहे हो। तो आपको ये देखना है कि अगर एक चीज पे हो रही है तो डोंट कंसीडर कि वो कम हो रही है। कम कैसे हो रही है? मैंने 1200 रुपए पे कर दिए तो क्या मतलब, खर्चा थोड़ी कम हो रहा है। जो कहने का अगर कोई एक जो उसका सेंस बनता है वो ये बनता है कि भाई लेट से आप लेट से आपके ऊपर एक उधार था, मैंने एक पूरा महीना अपने लेट से ऑफिस के अंदर गुजार दिया, अब मुझे 1200 का रेंट देना था और मैं वो दे नहीं रहा था, तो ये एक लाइबिलिटी थी कि अगर लेट से रेंट इनकर हो गया है और मैंने उसको अभी तक पे नहीं किया हुआ, तो लेट से जो मेरा जो ओनर है, जो लैंड ओनर है, वो बंदा मेरे लिए उधार है, लाइबिलिटी बन चुका है, मुझे एक ऑब्लिगेशन है जो कि रीपे करनी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना रीपे किए जो है काम चला लूंगा। तो उस केस के अंदर आप ये कह सकते हो कि भाई अगर अब मैं बाद में जाके उसको पैसे पे कर दूं तो लाइबिलिटी कम हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि आपका एक्सपेंस कम हो रहा है। इसको हम बहुत डिटेल में एक कॉन्सेप्ट आता है रूल्स एंड प्री पेमेंट का, कि भाई लाइबिलिटी अगर आपने खर्चा कर लिया और पेमेंट नहीं की थी और बाद में पेमेंट करते हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि अगर कोई खर्चा आप पे कर रहे हो तो वो सिंपली आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो आपने उसको क्या करना है, एक्सपेंस के बढ़ने पे आपने उसको डेबिट कर लेना है। तो पेड रेंट बाय सर चेक तो 12। एक्सपेंस होता है तो दूसरी एंट्री हमेशा एसेट होती है या नहीं? सॉरी, फिर से। अगर एक्सपेंस डेबिट होता है, फॉर हाँ एग्जांपल रेंट पेएबल डेबिट हुआ है, तो हाँ। दूसरा क्रेडिट होगा एसेट। जरूरी नहीं है कि हमेशा सर एसेट ही क्रेडिट हो। ये अभी फिलहाल के लिए तो चलो मैं कह भी दूंगा सही है, लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक एंट्री करा रहा हूँ, लेकिन एज यू विल मूव ऑन आप देखोगे कि किसी भी चीज का ना अकाउंट्स के अंदर इतना डेफिनेट आंसर नहीं होता कि मैं उनसे कह दूं भाई ये होता है तो ये कर देगा, नहीं। आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अगर तो कैश के थ्रू पैसा जा गया है या बैंक के थ्रू पैसा गया है तो ऑब्वियसली कि भाई आपका एसेट कम हो रहा है तो तुमको क्रेडिट होगा, हम्म। लेकिन देयर इज नो एज सच रूल ऑफ थंब कि सर मैं एक्सपेंस को डेबिट कर रहा हूँ तो हमेशा कोई एसेट ही क्रेडिट होगा, नहीं। बिल्कुल भी इस तरीके से आप नहीं सोचोगे। आपने पूरा हमेशा पूरा अपना थॉट प्रोसेस क्लियर रखना है कि भाई कौन से दो एलिमेंट्स है जो कि अकाउंटिंग एलिमेंट्स है जो कि हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में इम्पैक्ट हो रहे हैं। इस केस में क्योंकि बैंक से पैसा गया है तो जाहिर सी बात है बैंक की नहीं, कैसेट है मगर उसको मैंने पेड रेंट तो एसेट से ही निकलेगा ना। हाँ, अगर आप पे कर रहे हो तो फिर तो वो एसेट से ही निकलेगा, लेकिन अगर सिर्फ आप पे नहीं कर रहे हो, कोई और एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन है जो कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दी भी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो यही है कि आपने खर्चा इंकर कर लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, तो अब क्या होगा, रेंट तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि खर्चा तो हो गया है ना भाई, मैंने एक महीना अगर अपने ऑफिस में गुजार दिया तो खर्चा हो गया है, खर्चा हो गया, एक्सपेंस इंकर हो गया, एक्सपेंस इंकर हो गया तो आप उसको रेंट को तो डेबिट करो, लेकिन अगर आपने पे नहीं किया तो आप बैंक या कैश थोड़ी क्रेडिट करोगे। फिर सर फिर क्या क्रेडिट करूंगा? तो फिर भाई आपको जो पैसे तुमने पे नहीं किए हैं, जिसकी तुमने सर्विस यूटिलाइज कर ली है, वो अब तुम्हारे लिए, जिस बंदे को तुमने पैसे पे कर देने चाहिए थे नहीं करे, वो तुम्हारे बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है। आज पे जैसे नहीं किया तो कल इलेक्ट्रिसिटी पे हो। करना है। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिसिटी का जिस दिन बिल आ जाए ना, वही एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी और इवन जितने भी यूटिलिटी बिल्स है, पूरा महीना आपने सर्विस यूटिलाइज कर ली, बिल आ गया, अब अगर आप बिल नहीं दे रहे तो बिल जैसे ही आया ना, आपका एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट और आपका अकाउंट्स पेएबल या जो अदर पेएबल था इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम, वो लाइबिलिटी आप बढ़ा के दिखा दोगे क्रेडिट, और फिर आप 5-7 दिन बाद या जितने भी दिन बाद पेमेंट करोगे तो अब बैंक क्रेडिट होगा और आपकी लाइबिलिटी जो है, जो कि वो कंपनी थी जिसको आपने पैसे नहीं दिए थे, वो लाइबिलिटी आपकी कम होगी। सो दैट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। वो पूरा टॉपिक है रूल्स एंड प्री पेमेंट्स का, क्या आप कभी अगर जल्दी एडवांस में पैसे दे दो तो क्या ट्रीटमेंट है, और अगर आप लेट से कुछ टाइम रोक के पैसे दो तो क्या ट्रीटमेंट है। तो अभी हम उस पर बस ठीक है बेसिक लेवल पे हमने बात कर ली है, लेकिन टॉपिक के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। सो राइट नाउ वी शुड स्टिक टू कि भाई अगर हमने रेंट पे किया है, क्योंकि अभी मैं सिंपल आपको ट्रांजेक्शन पढ़ा रहा हूँ, रेंट पे किया है, रेंट पे किया है तो जाहिर सी बात है आपके बैंक या कैश के थ्रू पैसा निकलेगा, आपका एसेट क्रेडिट हो जाएगा, और जो भी एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है तो आप एक्सपेंस को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ठीक है, इज दैट क्लियर आशिफ? हम्म।
देन 10 जनवरी को हमारे पास था पेड यूटिलिटी बिल्स $500 बाय कैश। तो अगेन यूटिलिटी बिल्स इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस इंकर किया है तो एक्सपेंस डेबिट हो गया, और कैश के थ्रू पे किया है, कैश इज एन एसेट, एसेट कम हो रहा है तो उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। देन ऑन 13 जनवरी अब क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड रेंट बाय कैश $900। अब अगर आशीष यहाँ पे आप बोलोगे सर रेंट रिसीव तो इनकम है, और इनकम है तो मैं रेवेन्यू को क्रेडिट कर देता हूं, तो कहानी गलत हो जाएगी। आपको ये क्लासिफाई करना आना चाहिए कि भाई यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स नहीं हुई है, यहाँ पे पैसा आ तो रहा है लेकिन जो इनकम हुई है वो गुड्स बेचने की वजह से नहीं हुई है, सो दैट विल बी क्लासिफाइड एज अदर इनकम। और मैं उस अदर इनकम का जो नाम है रेंट रिसीव है, तो ये इनकम ही, तो ये बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड फिर पे। आपने ऊपर रेंट पेड क्यों नहीं लिखा? रेंट पेड कहाँ, होना चाहिए। कहाँ पे बेटा, यहाँ पे जैन, मुझे दिख नहीं रही डेट्स। 10 जन को, इधर वाली, 9 ये जैन, वाली 9 जैन। 9 जन को कहाँ पे। रेंट पेड होना चाहिए ना, रेंट हाँ पेबल। रेंट एक ही बात है, रेंट भी अगर लिख दूं तो भी कोई मसला नहीं, और रेंट पेबल दोनों भी लिख दूं तो एक्सेप्टेबल। दोनों एक्सेप्ट है, सही। बिल्कुल दोनों एक्सेप्ट है, दोनों में कोई मसला नहीं है। रेंट पेबल भी लिख दूं, रेंट भी लिख दूं, कोई मसला नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स पेबल लिख दूं या यूटिलिटी बिल्स भी लिख दूं, कोई मसला नहीं है। हम्म। अच्छा, तो 13 जनवरी वाली के अंदर जो हमें रिसीव रेंट हुआ है, रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम, इज अनदर इनकम फॉर द बिजनेस, तो मैंने रेंट रिसीव को 900 से क्रेडिट कर दिया, अदर इनकम थी वो बढ़ रही थी, और जो उसके बदले में कैश $900 आया उसको मैंने क्या कर दिया, उस $900 कैश को मैंने डेबिट कर दिया। एनी इश्यूज अप टिल 13 जनवरी आशिफ, यहाँ तक बात क्लियर है? मुझे तो बात सवाल था कि हाँ। सर इनकम होगी तो फिर हम रेवेन्यू को तो क्रेडिट नहीं करेंगे, तो उसका जवाब यहाँ पे आ गया कि देख लो भाई, रेंट रिसीव जो इनकम का नाम है उसको क्रेडिट करोगे, अदर इनकम है, इनकम की नेचर तो क्रेडिट ही होती है, लेकिन रेवेन्यू के नाम से उसको क्रेडिट नहीं करोगे, उसको बताओगे कि भाई रेंट रिसीव या कमीशन रिसीव या डिस्काउंट रिसीव जो भी इनकम है वो क्रेडिट, और उसके बदले में कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में जहां पे भी पैसे आ रहे हैं उसको आप, क्योंकि वो एसेट है तो वो बढ़ रहा है तो उसको आप डेबिट कर दोगे। ठीक अच्छा। है, इज दैट क्लियर? हाँ सर, मैं इसे मतलब मैं कैसे स्टॉप करूँ इसे, गिव कमिंग इन और गोइंग आउट से इंटरप्रेट करूँ? सॉरी समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसे जब मैं इसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ इस ट्रांजैक्शन को, तो मैं अल्सर के उससे नहीं कर पा कॉल से रिसीव रेट वाले को रहा। हाँ। रेट रिसीव हुआ है आपका, देखो अच्छा जो अल्सर है ना वो रेवेन्यू है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे अपने दिमाग में आप बिठाने के लिए ये रख लो कि रेवेन्यू और अदर इनकम, चाहे कोई भी इनकम हो, मैं इसको यहाँ पे अल्सर ही रखो, लेकिन रेवेन्यू के अंदर इनकम सारी आ जाएगी। अब रेवेन्यू सिर्फ वो इनकम है जो कि गुड्स ये बेच के आप कमा रहे हो, और उसके अलावा अगर कोई इनकम है तो उसकी नेचर तो क्रेडिट ही है, जस्ट लाइक रेवेन्यू, रेवेन्यू भी आपकी एक इनकम ही है, लेकिन उसके अलावा गुड्स बेचने के अलावा अगर आपकी कोई इनकम आ रही है, सो इवन दो दैट्स अदर इनकम, लेकिन उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो जस्ट लाइक रेवेन्यू हो गया था, वो बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड पे ही उस पे आ रहा है, चाहे वो आपका कोई भी इनकम हो, चाहे वो आपका रेंट रिसीव हो, कमीशन रिसीव हो, डिस्काउंट रिसीव हो, लेट इट बी एनी टाइप ऑफ इनकम, अगर वो बढ़ रही है तो उससे क्रेडिट ही हो रहा है, जस्ट लाइक रेवेन्यू, जस्ट लाइक यू सेलिंग गुड्स, और अगर वो कम हो रही है तो उससे डेबिट ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही थी तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, और क्योंकि कैश भी बिजनेस के अंदर आ रहा है विच इज एन एसेट, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। और अगर ठीक है, ये हाँ। अगर ये वही चीज होगी जो बिजनेस है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल होगा। ट्रेड रिसीवेबल वो समझा नहीं, अगर ट्रेड अगर रिसीवेबल ये तो तब होता इनकम अदर इनकम नहीं है तो ट्रेड रिसीवेबल होता है ना। है, तो वो तो ट्रेड रिसीवेबल तो तब, ट्रेड रिसीवेबल तो वो बंदा, वो कस्टमर होता है जिसको आप गुड्स बेच रहे हो क्रेडिट के ऊपर, तो ये मुझे आप समझ नहीं आई आप कैसे लिंक करो, ट्रेड रिसीवेबल तो वो बंदा है ना जिसको आपने गुड्स सेल आउट किए क्रेडिट के ऊपर। हाँ, अगर आप गुड्स के अलावा किसी को कुछ क्रेडिट के ऊपर सेल आउट करो तो उसको हम अदर रिसीवेबल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई हम जो हमारी इनकम है वो तो हमें रिसीव हो चुकी है ऑलरेडी कैश की फॉर्म में ना, $900 से, अच्छा तो अच्छा अगर तो अच्छा। ये होता कि रेंटल इनकम टू बी रिसीव बाय लेट्स से फला फला बंदा और आपने कमा लिया, तो फिर आप ये कहते हैं कि भाई अदर रिसीवेबल को डेबिट कर दो, लेकिन इस केस में तो आपके पास सीधा सीधा कैश के फॉर्म में पैसे आ गए हैं, तो आपने कैश के एसेट को बढ़ा दिया। अगर पैसे नहीं आए होते और आपको मिलने होते तो फिर आप अदर रिसीवेबल को डेबिट कर देते, क्योंकि भाई आपकी ये वो बंदा हो जाता जिससे आपको पैसे मिलने हैं, विच विल बी अगेन क्लासिफाइड एज अ करंट एसेट फॉर द बिजनेस। सही है। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है 15 जनवरी को परचेज व्हीकल विद वर्थ $1000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स लिमिटेड, तो अगेन व्हीकल आई है, व्हीकल बिजनेस के लिए नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, तो मैंने व्हीकल को $1000 से डेबिट कर दिया, लेकिन क्योंकि ये व्हीकल क्रेडिट पे आई है एक्स लिमिटेड से, तो अब ये एक्स लिमिटेड क्या होगा आशिर, ट्रेड पेबल और अदर पेबल? अदर पेबल। अदर पेबल क्यों, क्योंकि भाई आपने इसको
गुड्स नहीं बेचे। अगर गुड्स बेचे होते तो फिर ये क्या, अगर गुड्स खरीदे होते तो आपका ये ट्रेड पेबल बन जाता, क्योंकि आपने गुड्स के अलावा कोई और चीज खरीदी है क्रेडिट पे। तो देख लो मैंने अच्छा, इसलिए ब्रैकेट में अदर पेबल और फिर एक्स लिमिटेड लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी मतलब अदर पेबल कहते हैं जनरल पेबल या जनरल, क्या? एक ही बात मैंने आपको बताया, तो एक ही बात है, आप जनरल पेबल, लेकिन द वर्ड दैट आई विल बी यूजिंग और जो कि वर्ड मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी सही है, यूज करने के लिए वो अदर पेबल है। ठीक है। देन 15 के बाद 18 जनवरी को ट्रांसफर $700 फ्रॉम बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट से $700 निकाल के कैश में डाल दिए। बैंक कम हो रहा है, बैंक एक एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट कर दिया। कैश भी एक एसेट है, बढ़ रहा है तो उसको डेबिट कर दिया। फिर 20 जनवरी को मैंने गुड्स सोल्ड किए, किसको, क्रेडिट को। किस पे, क्रेडिट पे सेल किए, किसको सेल किए, असलम को। कितने डॉलर के, $1100 के। तो भाई गुड्स सेल हुए हैं, यानी कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू को मैं क्रेडिट कर दूंगा कितने से, 1100 से। ठीक है, 1100 से मैंने सेल्स रेवेन्यू दोनों लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सेल्स रेवेन्यू क्या हो गया, 1100 से, अकाउंट एक ही है, अच्छा ये बात याद रखना, सेल्स रेवेन्यू अकाउंट एक ही है। तो उसको 1100 से क्रेडिट कर दिया, और क्योंकि क्रेडिट पे बेचे तो अब ये जो असलम है, आशिर, ये असलम मेरा अब ट्रेड रिसीवेबल है या अदर रिसीवेबल है? ट्रेड रिसीवेबल, क्यों ट्रेड रिसीवेबल क्यों है? क्योंकि गुड सोल्ड हो रहे हैं सब। किस पे सोल्ड हो रहे हैं? असलम। नहीं नहीं, किस पे सोल्ड हो रहा है, क्रेडिट पे सोल्ड हो रहा है, इस वजह से वो ट्रेड रिसीवेबल। बिल्कुल ठीक है आपने। तो भाई देख लो, इसी मैंने ब्रैकेट में लिखा ट्रेड रिसीवेबल, और फिर मैंने लिखा असलम 1100 से डेबिट। क्यों? क्योंकि भाई ट्रेड रिसीवेबल भी बिजनेस के लिए एक एसेट है, और इस केस में एसेट बढ़ रहा है क्योंकि मुझे उस बंदे से पैसे मिलने हैं। ठीक है, आज मैंने क्रेडिट पे बेचा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी मैं पैसे लूंगा ही नहीं, तो पैसे क्योंकि उससे फ्यूचर में मिलने हैं, बेनिफिट मिलने हैं, तो इस वजह से ट्रेड रिसीवेबल असलम 1100 से डेबिट हो गया। 25 जनवरी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आबिद। अब गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट के ऊपर, किससे, आबिद से। तो परचेज हुई अगेन, परचेज हमने पढ़ दिया था एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, तो परचेज को 600 से डेबिट कर दिया। और क्योंकि इस दफा क्रेडिट पे परचेज हुई है, और किससे परचेज हुई है, आबिद से, तो आबिद कौन हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, बिकॉज वी हैव बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। तो आबिद ट्रेड पेबल को मैंने, क्योंकि लाइबिलिटी है ऑब्वियसली, ट्रेड पेबल हमें पता है लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि उस बंदे को आज पैसे नहीं दिए, कल तो देने हैं ना, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। देन 28 जनवरी को भाई एक्स लिमिटेड, जिससे मैंने उधार पे गाड़ी खरीदी थी, उसको मैंने उसके $1000 चेक के थ्रू वापसी पे कर दिए। तो अब देखो मेरा बैंक क्या हो जाएगा, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक की एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो गया। और अदर पेएबल जो एक्स लिमिटेड था, जो कि मेरी लाइबिलिटी थी, क्योंकि अब मैंने उसको पैसे दे दिए हैं, तो ये लाइबिलिटी कम हो गई। कितने पैसे दे दिए, $1000 दे दिए, तो $1000 से मैंने अपनी लाइबिलिटी को कम कर दिया। लाइबिलिटी डेबिट साइड पे डिक्रीज होती है, इसी वजह से मैंने अदर पेएबल एक्स लिमिटेड को $1000 से डेबिट कर दिया। देन 30 जनवरी को लिखा हुआ है ओनर विथड्रू $500 फ्रॉम बैंक अकाउंट। विथड्रू का मतलब क्या, उसने विड्रॉल किया है। कहां से विड्रॉल किया है, $500 बैंक अकाउंट से निकाले हैं, और $300 उसने कैश अकाउंट से निकाले हैं फॉर पर्सनल यूज। तो अभी हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या थी, जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से एसेट्स विड्रॉ करता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बैंक कैश और इन द फॉर्म ऑफ नॉन करंट एसेट्स और इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री, तो वो ओनर की ड्रॉइंग्स है। तो अब क्योंकि ओनर ने बिजनेस से $500 बैंक से निकालने, $300 कैश से निकालने, तो बैंक के अकाउंट भी कम हो रहा है, कैश का अकाउंट भी कम हो रहा है, ये दोनों बिजनेस के लिए एसेट है। तो मैंने बैंक को भी देखो 500 से क्रेडिट कर दिया, कम हो रहा है, कैश भी एसेट है, कम हो रहा है, तो 300 से क्रेडिट कर दिया। और जो ड्रॉइंग्स है वो क्या हो गई, ड्रॉइंग्स डेबिट हो गई। अच्छा, ड्रॉइंग्स क्यों डेबिट हुई, ड्रॉइंग्स के लिए हमने ये तो पढ़ ली कि व्हेनेवर द ओनर टेक्स आउट एनी एसेट फ्रॉम द बिजनेस, उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है कि ड्राइंग क्या है, ड्राइंग इज अ कॉन्ट्रा कैपिटल। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है सर, कॉन्ट्रा का मतलब होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट। ऑपोजिट, बिल्कुल। तो अगर, तो देखो ओनर अगर बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है तो वो क्या है, वो कैपिटल है कि उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर वो पैसा लेके जा रहा है तो वो उसकी क्या है, ड्रॉइंग्स है। तो ऑब्वियसली अगर ओनर बिजनेस में पैसा लेके आता है तो उसका कैपिटल बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो उसका कैपिटल ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेट से साल के शुरू में 5000 प्लस 2000 7000 लेके आया था, और अब उसने ओवरऑल 500 प्लस 300 800 निकाल लिए। तो पहले वो 7000 से उसका कैपिटल बढ़ा था, लेकिन अब क्योंकि उसने $800 की ड्राइंग कर ली है, तो यहाँ पे हम उसका $800 से कैपिटल कम करेंगे। लेकिन सर जब क्या इस, ड्राइंग्स कॉन्ट्रा है तो फिर कैपिटल क्यों नहीं डिक्रीज हो रहा? यही यही मैं आ रहा हूँ उस बात पे कि आपका कैपिटल ही डिक्रीज होगा आप जब ड्राइंग को बढ़ाओगे ना। लेट से अब ड्राइंग से कॉन्ट्रा कैपिटल है, कॉन्ट्रा कैपिटल होने का क्या मतलब है कि अगर कैपिटल क्रेडिट साइड पे बढ़ता है तो ड्राइंग्स उसके ऑपोजिट मैनर में बिहेव करेगी। यानी अगर कैपिटल को क्रेडिट पे बढ़ाते हो तो ड्राइंग्स को डेबिट पे बढ़ाओगे,
और कैपिटल को अगर डेबिट पे कम करते हो तो ड्रॉइंग्स को क्रेडिट पे कम करोगे। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, ना पहले ही तो रेवेन्यू भी तो रखना। क्या रेवेन्यू, मतलब अगर कोई इनकम है तो पहले वो भी तो फिनिश होगी। कि वो क्यों ये फिनिश नहीं। होगी, वो क्यों फिनिश होगी, वो तो मतलब आपने वैसे भी कमा ली ना। अभी तो आप जस्ट यू आर जस्ट रिकॉर्डिंग डबल एंट्रीज। अगर आपने विड्रॉल ले लिया तो उसको इनकम का क्या लेना देना, उससे इनकम का तो कोई लेना देना नहीं है। आपने जैसे अच्छा। पैसे डाले थे, जब पैसे डाले थे, जब उससे कोई कोई भी चीज अनरिलेटेड थी, लेट्स से मैं ओनर ने जब बिजनेस में लाके पैसे डाल दिए तो कैपिटल बढ़ रहा था। सिमिलरली अगर ओनर ने किसी भी टाइम एंड पॉइंट पे अगर बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो आपका कैपिटल डायरेक्टली क्या माना जाएगा कि कैपिटल आपका डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप कैपिटल के डिक्रीज होने को, अब जैसे शायद जो आपका सवाल था वो ये था कि सर आप यहाँ पे फिर कैपिटल कम हो रहा है तो कैपिटल को डेबिट करें ना, ड्रॉइंग्स क्यों लिख रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि आपका ओनर या एज ए ओनर आप जब भी बिजनेस से विड्रॉल लेते हो कैपिटल को कभी भी डेबिट नहीं करते, इंस्टेड ड्रॉइंग्स डेबिट होती है। और जब आप ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हो तो थोड़े टाइम में आपको पता चल जाएगा कि ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट कैपिटल की अमाउंट पे चला जाता है। कैसे जाता है ये जरा मैं आपको चलो थोड़ी सी डिटेल में बस बता देता हूँ कि लेट्स से ओनर ने इस केस में डाले थे टोटल कितने पैसे, ओनर ने इस केस में डाले थे शुरू में $8,000। और आठ हाँ। हजार डॉलर की ओनर का ओपनिंग कैपिटल था कि साल के शुरू में इसने इतना कैपिटल डाला। लेकिन ड्यूरिंग सही द है। ईयर अगर उसने $800 की ड्रॉइंग कर ली है तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए मैं इस 8,000 में से 800 की ड्रॉइंग को माइनस करूंगा। और जब मेरे पास जो माइनस करके कैपिटल आएगा उसको मैं कहूंगा क्लोजिंग कैपिटल। तो बात क्या पता चली आशीष, बात ये पता चली कि इवेंचुअली अगर जब आप ड्रॉइंग्स को बढ़ा रहे हो, ड्रॉइंग्स को बढ़ाने के लिए डेबिट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जब आप फाइनली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो उसके अंदर जो ड्रॉइंग्स है उसकी वजह से आपका फाइनल कैपिटल कम ही होगा। तो अच्छा, यू मगर डोंट, डबल एंट्री में कैपिटल को कोई चेंज नहीं होता। कैपिटल को नहीं बढ़ता है, कैपिटल जब बढ़ेगा तो वो क्रेडिट जरूर होता है। लेकिन हाँ इसको इस तरीके से याद रख लो कि जब कैपिटल कम हो रहा होगा, जब बेसिकली ड्रॉइंग्स हो रही होगी, तो आप ये नहीं लिखोगे कैपिटल डेबिट, ये कभी भी नहीं हम्म। होगा। चाहे आप कोई भी अकाउंट या कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कभी भी आप डायरेक्टली कैपिटल को डेबिट होते हुए नहीं देखोगे। उसके पीछे ड्रॉइंग्स का ही रीजन होगा जिसकी वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से फाइनली अल्टीमेटली कैपिटल की अमाउंट कम हो रही होगी। लेकिन यू वोंट एवर फाइंड अ डबल एंट्री जिसके अंदर आप ये देखोगे कैपिटल को उन्होंने क्या किया है, डेबिट किया है। तो जब भी ओनर विड्रॉ करेगा हम क्या करेंगे, हम ड्रॉइंग्स को रिकॉर्ड करेंगे। और सिमिलरली कभी भी ड्रॉइंग्स क्रेडिट नहीं होंगी। अब जरा से सुनिएगा, अगर आपकी अगली ट्रांजेक्शन में कह दूं ना कि ओनर ने जो $800 विड्रॉ किए थे 2 दिन बाद उसने उसमें से $500 दोबारा ला के रख दिए, तो मैं ड्रॉइंग को क्रेडिट करके ये नहीं बोलूंगा कि भाई ड्रॉइंग कम हो गई। नो, नेवर एवर लाइक दैट। मैं अगेन एंट्री बनाऊंगा कैपिटल की कि ओनर ने $500 फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा दिया है बिजनेस के अंदर। तो जस्ट लाइक कि कैपिटल की कभी डेबिट एंट्री नहीं बनेगी, सिमिलरली ड्रॉइंग्स की भी कभी क्रेडिट एंट्री नहीं बनेगी। बिकॉज वेन एवर यू विल बी ब्रिंगिंग मनी इनटू द बिजनेस तो आपका कैपिटल क्रेडिट हो रहा होगा, एंड वेन एवर यू विल बी विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बिजनेस तो आपकी ड्रॉइंग्स डेबिट हो रही होंगी। और अल्टीमेटली जब फाइनली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो उसमें से ओपनिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग्स तो वैसे भी माइनस होती है, तो आपके पास नेट इंपैक्ट निकल के आ जाएगा कि फाइनली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड ओनर का कितना कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हुआ है। अच्छा, So is सर that वैसे clear? ड्राइंग्स लाइबिलिटीज होती है ड्रॉइंग्स आपकी लाइबिलिटी बिजनेस के नहीं, पर्सपेक्टिव से। नहीं क्यों, लाइबिलिटी तो आपकी ऑब्लिगेशन है जो आपको पे करनी है। कि आपने लेट्स से किसी बंदे से उधार लिया हुआ है या उसकी कोई सर्विस ली और उसकी अमाउंट पे नहीं की भी, वो आपकी लाइबिलिटी है। ओनर तो बिजनेस का लेट्स से ड्रॉइंग तो तब हो रही है ना जब ओनर बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, वो तो निकाल लिए। लाइबिलिटी तो हम्म। ये होता है कि बिजनेस ने किसी को पैसे देना है। तो ड्रॉइंग के अंदर तो ये हो रहा है कि ओनर पैसे निकाल के खा पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो वो कैसे ऑब्लिगेशन ही नहीं बनी कोई। ये तो लाइबिलिटी, रिमेंबर लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन। आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई उधार चढ़ा हुआ है जो कि आपने किसी बंदे या किसी बिजनेस को पे करना है। ड्रॉइंग के केस में तो इट्स वेरी सिंपल कि ओनर ने कोई भी एसेट अगर बिजनेस से निकाल लिया है तो उसने ड्रॉइंग कर लिया है। सो द डबल एंट्री विल बी जो भी एसेट निकला है वो क्रेडिट, और ड्रॉइंग्स आपकी जो भी टोटल अमाउंट है उतने से डेबिट। तो ड्राइंग्स कोई भी पिलर नहीं है अकाउंटिंग। ड्रॉइंग्स क्या, ड्राइंग्स अल्सर में से कोई भी नहीं है। हाँ अच्छा अब एक बात आप याद रखिएगा आशिक, ये तो चले अभी सिर्फ ड्रॉइंग्स है, अब आगे कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो कि सेपरेट एलिमेंट तो नहीं होगा बट दे विल बी कॉन्ट्रा टू द एलिमेंट्स दैट वी हैव स्टडीड। तो ड्रॉइंग्स मैंने क्या बोला, इट्स कॉन्ट्रा कैपिटल, ये देख रहे हो अंडरलाइन हाँ। करके लिखा हुआ है, इट्स कॉन्ट्रा कैपिटल व्हिच मींस कि आप इसको याद रखने के लिए ये याद रखो कि कैपिटल की नेचर क्या होती है।
as soon as you will remember कि कैपिटल क्रेडिट साइड पे बढ़ता है तो ड्राइंग बीइंग कॉन्ट्रा कैपिटल, कॉन्ट्रा का मतलब ऑपोजिट है, तो ड्राइंग बीइंग कॉन्ट्रा कैपिटल वो कैपिटल की ऑपोजिट मैनर में बिहेव करेगी। यानी कि अगर कैपिटल क्रेडिट पे बढ़ता है तो ड्राइंग्स किस पे बढ़ेगी, ड्राइंग्स डेबिट पे बढ़ेगी, और अगर कैपिटल डेबिट पे कम होता है तो ड्राइंग्स क्रेडिट पे कम होगी। एंड दिस विल बी अप्लाइड फॉर मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स एज वेल। आप आगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को आप एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू में ही क्लासिफाई करो। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप कॉन्ट्रा एसेट पढ़ोगे अभी आगे जाके कि भाई आपकी एक ऐसी कोई चीज है जो कि एसेट नहीं है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू नहीं है, बट इट्स कॉन्ट्रा टू द एसेट। कॉन्ट्रा का मतलब क्या है, ऑपोजिट टू द एसेट। तो अगर एक एसेट डेबिट पे पड़ता है तो वो पर्टिकुलर चीज आपकी क्रेडिट पे पड़ रही है। तो ड्राइंग क्या है, ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल है, नॉट इन द अल्सर बट इट्स अ कॉन्ट्रा टू एन एलिमेंट ऑफ अ अल्सर व्हिच इज कैपिटल। तो बहुत सारी चीजें ठीक है। ऐसी हैं, ठीक है। सो मूविंग फर्दर, 31 जनवरी को हमने असलम रिटर्न दैट गुड वर्थ $200। तो असलम ने हमसे, याद है शुरू में गुड्स खरीदे थे, हमारा ट्रेड रिसीवेबल था असलम। सी ओवर हियर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू असलम $1100। 20 जनवरी को बेचे थे, 31 को उसने वापसी गुड्स करा दी। तो ये क्या होगा, ये सेल रिटर्न होगा। सेल रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज रिटर्न इनवर्ड्स। अब जब सेल्स बढ़ती थी, अब सिमिलरली अब ये देखो आज एक और कॉन्ट्रा आ गया। सेल्स जब बढ़ती हाँ। थी तो अब क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। अब सेल रिटर्न इज कॉन्ट्रा टू द सेल, और इसके तो नाम में ही रिटर्न है ना, यानी सेल्स यानी कि आप पैसा कमा रहे हो, आपकी रेवेन्यू बढ़ रहा है, और सेल रिटर्न के आपको वो पैसा वापसी करना है। तो अगर सेल आपकी क्रेडिट पे बढ़ती थी तो आपका सेल रिटर्न किधर बढ़ेगा, सेल रिटर्न डेबिट पे बढ़ेगा, बिकॉज इट्स अगेन ऑपोजिट। भाई सेल्स और सेल रिटर्न ऑपोजिट चीज है ना। अगर मैं कहता हूँ मैंने साल भर में 50,000 का माल बेचा और 5,000 की रिटर्न आ गई, तो ऑब्वियसली मेरी नेट सेल्स तो 45,000 की है। तो ये दोनों ऑपोजिट मैनर में बिहेव किया ना। मैंने जस्ट लाइक कैपिटल एंड ड्राइंग के मैंने 8,000 डाला था, 800 निकाल लिया, तो क्लोजिंग कैपिटल बचा 7,200। सिमिलरली मैंने 50,000 का माल बेचा था, उसमें से 5,000 का रिटर्न आ गया, तो जो नेट माल मैंने बेचा है उस साल में वो कितने का हो जाएगा, 45,000 का। तो सिमिलरली जब परचेज जो सेल रिटर्न हमारे पास आई है तो सेल्स की नेचर क्रेडिट थी, सेल रिटर्न अगर आई है तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, सेल रिटर्न डेबिट हो गया। और जो क्योंकि अब ट्रेड रिसीवेबल असलम था जिसमें शुरू में मुझसे 1,100 रुपए मुझे वापसी करने थे, क्योंकि 1,100 रुपए के उसने गुड्स खरीदे थे। अब जाहिर सी बात है जब 200 की रिटर्न दे दी उसने तो वो 1,100 थोड़ी वापसी करेगा, वो 1,100 माइनस 200 यानी कि अब सिर्फ 900 वापसी करेगा। तो मैं ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को कितने से कम करूंगा, मैं ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को $200 से कम करूंगा। और सिंस ट्रेड रिसीवेबल एक एसेट है, एसेट कम हो रहा है, कम होगा तो उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। यू कैन सी सेल रिटर्न डेबिट हो गया 200 से, और ट्रेड रिसीवेबल $200 से क्रेडिट हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है आशिफ? हाँ। देन 31 जनवरी को हमारे पास एक और ट्रांजेक्शन हुई है कि हमने गुड्स रिटर्न किया था, बिजनेस रिटर्न गुड्स टू आबिद वर्थ $100। आबिद कौन था भाई, आबिद वो बंदा था जिससे हमने गुड्स खरीदे थे। सी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आबिद। तो आबिद हमारा सप्लायर था, उससे हमने टोटल 600 के गुड्स खरीदे थे, और 31 जनवरी को हम उसको $100 के गुड्स रिटर्न करा रहे हैं। तो परचेज जब बढ़ती थी, आशीष मुझे बताओ, परचेज एक्सपेंस था, परचेज बढ़ती थी तो उसको क्या करते थे, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट। क्रेडिट करते थे। और अगर परचेज रिटर्न आ रही है तो परचेज रिटर्न अगर बढ़ेगी तो मैं इसको क्या करूंगा, डेबिट। शाबाश। तो यहाँ पे देख लो, आपका तो हर चीज देखो, अब आपने जो 5 बेसिक एलिमेंट पढ़ती है ना, आपका काफी चीजों से रिलेटेड है। तो यू शुड बी एबल कि अच्छा ये चीज होती थी तो इसके ऑपोजिट वाली चीज क्या होती होगी। ऐसे बहुत सारे लिंक है जो आप आगे पढ़ोगे, दैट्स व्हाई 5। और आपने लेकिन परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों किया? क्रेडिट ही होगा ना, और क्या होगा, जब परचेज बढ़ रहा था तो क्या होता था, तो मैं बोला क्रेडिट ही तो क्रेडिट। बोला। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है, ओ, डेबिट है। डेबिट होता है ना। तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट होगा। एंड सिमिलरली अब क्योंकि आपने, जाहिर सी बात है, आबिद से जब $600 के कुछ क्रेडिट पे खरीदे थे तो आपने अपने ट्रेड पेबल लाइबिलिटी को $600 से बढ़ाया था, लेकिन अब क्योंकि $100 के कुछ रिटर्न करा दिया है तो जाहिर सी बात है आपकी लाइबिलिटी भी तो $100 से कम हो रही है ना। लाइबिलिटी कम होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो दैट्स व्हाई हाँ, ट्रेड पेबल आबिद को मैंने $100 से डेबिट। सही है। यहाँ पे हमने एक पूरे बिजनेस की जो टिपिकल ट्रांजैक्शन एक बिजनेस की यही होती है कि भाई वो सेल्स कर रहा होता है, या तो कैश पे करता है या क्रेडिट पे करता है, या परचेज कर रहा होता है, अगेन कैश पे कर रहा होता है, क्रेडिट पे कर रहा होता है, एक्सपेंसेस पे कर रहा होता है। जाहिर सी बात है अगर एक सिंगल ओनर है जिसका घर ही उस बिजनेस से चल रहा है तो वो डे टू डे या मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ ड्रॉइंग भी कर रहा होता है ताकि अपने घर के पर्सनल एक्सपेंसेस को चला सके। हमने जो टिपिकल एक बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है उन सबकी डबल एंट्रीज हमने बना ली है। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने सिर्फ जो डबल एंट्रीज वाला काम है उसको अपने पास कर लेना है। ऑब्वियसली इसमें आगे और भी काम है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेमवर्क का जो पहला पार्ट था, रिकॉर्डिंग का जो फर्स्ट स्टेप था डबल एंट्रीज बनाना,
वो आज हमने सीख लिया है। तो मेक श्योर टू कम अप रिवाइज टुमारो, क्योंकि अब इसी से इंटरलिंक चीजों को हम कल करेंगे। कल हम लोग राइट साइड पे जो आप देखिए रूटीन की शेप में अकाउंट्स बने, टी अकाउंट्स को रिकॉर्डिंग का जो सेकंड स्टेप था, दैट इज टू प्रिपेयर टी अकाउंट्स। कल की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह टी अकाउंट। एनी इश्यूज अप टिल नाउ आशीष? कोई मसला अभी तक? नहीं सर, तो मैं 31 जैन तक पढ़ लूँ। या डबल एंटी 31 जन तक नहीं, उसके बाद फिर आगे का काम है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आप सही है, ठीक। डबल एंटी 31 जन तक है, उसके बाद टी अकाउंट्स के वो जब हम कल कर लेंगे। ठीक है। सही है, हम्म। क्लियर है सब कुछ? चल फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ख्याल रखें ओके अपना। सर, टेक टेक केयर। केयर। हाफिज।